हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं और ये देखिए सामाजिक अध्ययन की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं और जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है। ऑप्शन कह रहा है आपका सियाल, सीमा, नेफे, लावा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देखिए, ज्वालामुखी उद्गार से जो द्रव प्राप्त होता है, मतलब जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है, जो द्रव निकलता है, ठीक है, उसको लावा बोला जाता है, लावा या मैग्मा बोला जाता है। ठीक है, और ये देखिए सियाल, सीमा, नेफे दिया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, अब देखो पृथ्वी का आंतरिक संरचना देखते हैं, उसके भाग ये दिए गए, उसके नाम दिए गए, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो इसको 3 भागों में बांटा गया इस टाइप से। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है क्रस्ट। क्या बोला जाता है? क्रस्ट। बीच वाले को मेंटल बोला जाता है। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर बोला जाता है। ये 3 भाग होते हैं, आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वी के जैसे अंदर की बात करें, जैसे पृथ्वी को, ठीक है, जैसे पृथ्वी गोल होती है उसको काटा जाए ऐसे, ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो ये इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा। ठीक है, 6371 किलोमीटर इसकी गहराई में बात कर रहा है। ठीक है, 6371 किलोमीटर ये गहराई है टोटल, यहाँ तक की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ये 6371 किलोमीटर के अंदर की बात कर रहे हैं। ये जो पार्ट होता है इसको, ऊपरी पार्ट को क्रस्ट बोला जाता है और ये मेंटल और ये कोर बोला जाता है। ठीक है, और इसमें भी देखो एक सबसे ऊपरी पार्ट होता है, ठीक है, इसको भू प्रॉपर्टी बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखना है, सबसे ऊपर जो पतला सा हिस्सा होता है थोड़ा सा, ठीक है, उसको भू प्रॉपर्टी बोला जाता है। क्लियर नहीं? अब देखो यहाँ से आप लोग ध्यान रखना है कि आपका जैसे सियाल, सीमा, नेफे होता है, तो ये इसमें क्या होता है, इसको सियाल बोला जाता है क्रस्ट को, और इसको सीमा बोला जाता है, सीमा, और ये होता है नेफे। नेफे मतलब क्या होता है देखो, अब देखो इसमें क्या होता है कि क्रस्ट के बीच में एक रेखा खींचते हैं जिसको सियाल, और इसके बीच में सीमा, और यहाँ पे क्या होता है नेफे। देखो सियाल का मतलब क्या होता है? सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं सियाल का मतलब क्या हो जाएगा? सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये 2 पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, सिलिका और क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, 2 पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सियाल बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो सीमा का मतलब क्या होता है? सिलिका और क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है? सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें क्या होता है? सीमा बोला जाता है। और ये आपका नेफे का मतलब हो जाता है निकिल फेरस बोला जाता है। ठीक है, फेरस या लोहा बोला जाएगा, निकिल फेरस या लोहा बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका निकिल फेरस पाया जाता है इस कोर के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफे बोल देते हैं। सीमा का मतलब क्या होता है? मेंटल के अंदर होते हैं, जो सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा होती है, पदार्थ होते हैं, इसलिए सीमा बोलते हैं। सियाल का मतलब क्या होता है? सिलिका, एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए हैं कि सियाल, सीमा, नेफे क्या हैं। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अंदर ये, ठीक है, जो पदार्थ होते हैं ना, क्योंकि क्रस्ट के अंदर क्या होता है? सिलिका और एल्युमिनियम ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए सियाल बोल दिया जाता है। मेंटल के अंदर क्या होता है? सीमा, सिलिका, मैग्नीशियम पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं, शॉर्ट में सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, नेफे मतलब निकिल फेरस हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो आपके ऑप्शन दिए हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और बैरोमीटर, एमिनोमीटर। ठीक है, तो आप देखो, आप लोग ध्यान रखते हैं कि जो आपका हाइड्रोमीटर होता है इससे आपका घनत्व तो नापा जाता है। क्या नापा जाता है? घनत्व। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। और जो आपका हाइग्रोमीटर होगा, ठीक है, तो इससे क्या होता है? आपका आर्द्रता नापी जाती है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या होता है? आर्द्रता नापी जाती है। बैरोमीटर से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब, जो प्रेशर होता है उसको नापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है।
एनीमोमीटर से क्या होता है कि हवा की गति नापी जाती है, कि हवा की गति मतलब हवा कितनी स्पीड से चल रही। तो देखिए आप लोग ध्यान रखना है, चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। हाइड्रोमीटर से क्या होता है, घनत्व नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापने का काम आता है। और एनीमोमीटर क्या होता है, हवा की गति नापने का काम आता है। तो हमसे कह रहा है कि आर्द्रता किससे नापी जाती है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धन्वंतर किस काल के वैद्य थे, तो आप लोग ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल, राजपूत काल। आप लोग ध्यान रखना, देखो मौर्य काल का जो संस्थापक हुए थे, संस्थापक वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये आप लोग याद रखना है, ठीक है। तो जो धन्वंतर रह रहे थे वो गुप्त काल में रह रहे थे, आप लोग ध्यान रखना है। कौन से काल में हुए थे, गुप्त काल में हुए थे। और गुप्त काल के जो संस्थापक थे, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, श्री गुप्त बोले गए, ठीक है। संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त। गुप्त काल के संस्थापक कौन हुए थे, श्री गुप्त हुए थे, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। और गुप्त काल में ही कौन वैद्य रहते थे, धन्वंतर वैद्य रहते थे। गुप्त काल में यदि हम लोग श्री गुप्त के बाद बात करें तो घटोत्कच था, ठीक। कौन कौन हुआ था शासक, घटोत्कच, घटोत्कच शासक हुआ था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो कौन सा हो जाएगा, श्रीगुप्त, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, घटोत्कच। ये दो शासक हुए थे, ठीक है। ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, गुप्त साम्राज्य के स्वतंत्र शासक नहीं थे, आप लोग ध्यान रखना है इसका, ठीक है। देखो संस्थापक तो श्रीगुप्त था, उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था, घटोत्कच, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, दूसरा जो हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है कौन सा हुआ था, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी है राइन, मिसिसिपी, नील और हुआंगो नदी। तो आप लोग ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा नील नदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, आपका ऑप्शन दिया पोपा, वेसुवियस, फ्यूजियामा, स्टोम्बोली, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। समझिए, जब सक्रिय ज्वालामुखी पता होगा तभी तो आप लोग समझ पाओगे कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी, तो आप लोग ध्यान रखना है ज्वालामुखी तीन प्रकार से होते हैं। एक तो हो जाता है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। नंबर 2 हो जाएगा आपका सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी। नंबर 3 आपका हो जाएगा शांत ज्वालामुखी, ठीक है। क्या हो जाएगा, शांत ज्वालामुखी। देखो सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है लगातार, ठीक है, लगातार उद्गार, ठीक है। देखो लगातार उद्गार होता रहता है, उनको बोला जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। लगातार जैसे उद्गार होता रहेगा या लगातार उसमें धुआं निकलेगा, राख वगैरह, ठीक है, लगातार उसमें ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो उनको बोला जाता है सक्रिय, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखो सुषुप्त का मतलब ये होता है कि भविष्य में उद्गार होने की संभावना, ठीक है, उद्गार होने की क्या हो, होने की संभावना हो, ठीक है, भविष्य में उद्गार होने की क्या हो, संभावना हो, तो उसको बोला जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। अब शांत ज्वालामुखी मतलब ये होता है कि उद्गार ना हो, ठीक है, जिसमें कभी उद्गार ना हो, तो उनको बोला जाता है शांत ज्वालामुखी, ठीक है। मतलब कि देखो सक्रिय मतलब क्या होता है कि लगातार जिनमें धुआं, राख वगैरह या उद्गार वगैरह होता रहता है, तो उनको बोला जाता है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। सुषुप्त मतलब क्या होता है कि भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है, उनको बोला जाता है, ठीक है, सुषुप्त। शांत का मतलब क्या होता है कि जिनमें अब कभी भी उद्गार नहीं होगा, ठीक है, तो उनको बोला जाता है शांत ज्वालामुखी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी तीन प्रकार से होते हैं, ठीक है, सक्रिय, सुषुप्त और शांत ज्वालामुखी। अब आपके चार ऑप्शन दिए, अब इनमें हम लोग देखते हैं। जैसे आपका पोपा जो ज्वालामुखी है ये शांत ज्वालामुखी है, ठीक है, शांत ज्वालामुखी है। और ये वेसुवियस, फ्यूजियामा ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। ये क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। आपका जो स्टोम्बोली है ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या पूछा, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाए स्टोम्बोली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। कह रहे अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, कह रहे अनुच्छेद 6 से 12, अनुच्छेद 16 से 18। तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 में क्या है कि समानता का अधिकार है, ठीक है, समानता का अधिकार, क्लियर नहीं।
तो और आप लोग ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे अनुच्छेद 19 से 22 कह रहा है, तो आपका अनुच्छेद 19 से 22 नहीं होता है, 19 से 24 तक जो अनुच्छेद है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है कि अनुच्छेदों को 19 से 22 कह रहे हैं, 19 से 22 नहीं होता, 19 से 24 तक क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अब कह रहे हैं कि अनुच्छेद 6 से 12 कह रहे हैं, तो अनुच्छेद 6 से 12 नहीं होता है, तो आप लोग ध्यान रखें यहाँ पर अनुच्छेद 5 से 11 आपका होता है नागरिकता। ठीक है, 5 से 11 क्या होता है, नागरिकता होता है। अब कह रहे हैं अनुच्छेद 16 से 18 कह रहे हैं, तो 16 से 18 नहीं होता है, आपका अनुच्छेद आपका हो जाएगा 12 से 13। ठीक है, मूल अधिकार जिसको बोलते हैं। ठीक है, 12 से 13 में क्या है, मूल अधिकार है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18, समानता या समता का अधिकार बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैंक ड्राफ्ट है, कह रहा है कि साख मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, कह रहे प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, कह रहे परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तो आपका आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था, अकबर, शेर शाह सूरी, शेख अफगान, नादिर शाह। तो आप लोग ध्यान रखना है कि जो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था वो करवाया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने करवाया था। और आप लोग ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को शेर शाह सूरी के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए क्या हुआ था कि 1539 में एक चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था। अब देखिए चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था, आपका शेर शाह सूरी और वर्सेस हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि हुमायूं हार गए थे। ठीक है, हुमायूं क्या हुआ था, ठीक है, हुमायूं हार गया था। ठीक, अब विजयी कौन रहा था, शेर शाह सूरी रहा था। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं क्या हुआ था, हार गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, एक युद्ध 1540 में हुआ था। ठीक है, 1540 में हुआ था जिसको बोला है विलिग्राम का युद्ध। क्या बोला कि विलिग्राम का युद्ध। ठीक है, विलिग्राम का युद्ध। और ये भी आपका शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें भी क्या होता है कि हुमायूं, ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि हुमायूं, ठीक है, हार गया था। इसमें क्या होता है, हार गया था। ठीक है, शेर शाह सूरी क्या होता है, विजय हुआ था। और देखो उसके बाद क्या होता है कि हुमायूं को भागना पड़ा यहाँ से। जब हुमायूं यहाँ से भाग गया तो हुमायूं ने 1541 में क्या होता है कि हमीदा बानो बेगम से शादी की। ठीक है, 1541 में। और हमीदा बानो बेगम के पुत्र का नाम क्या था, अकबर। ठीक है, अकबर का तो नाम तो सभी ने सुना होगा। ठीक है, अब अकबर के पिता का नाम क्या था, हुमायूं, और माँ का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, तो क्या हुआ था 1540 में विलिग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक है, शेर शाह सूरी हुमायूं के बीच में। शेर शाह वो हुमायूं हार गया था और भाग गया था यहाँ से। ठीक है, तो 1541 में क्या हुआ था, हमीदा बानो बेगम से शादी की और पुत्र हुआ। ठीक है, उसका नाम क्या था, अकबर। और अकबर के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक महान, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो देखिए भारत का नेपोलियन की बात कर रहा है तो आप लोग ध्यान रखना है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। और आप लोग ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, कौन से वंश का था, गुप्त वंश का। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन हुआ था, श्रीगुप्त हुआ था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। और इसका उत्तराधिकारी कौन था, घटोत्कच। घटोत्कच। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं उत्तराधिकारी कौन हुआ था, घटोत्कच। और ये दोनों जो शासक हुए थे श्रीगुप्त और घटोत्कच, ठीक है, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। ठीक है, ये थे लिच्छवी या शक बोला जाता है। ठीक है, शकों के अधीन में शासन कर रहे थे। ठीक है, स्वतंत्र शासन नहीं कर रहे थे। ये लिच्छवी बोला जाता है या शक बोला जाता है, शकों के अधीन में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हुआ था, पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखें गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, ठीक है,
प्रथम स्वतंत्र शासक, तो ये होता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त, देखो चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, ध्यान रखना है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, मौर्य वंश, आप लोग मौर्य वंश क्या, मौर्य साम्राज्य बोला जाता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। और देखो चंद्रगुप्त प्रथम था, वो क्या था कि गुप्त वंश का स्वतंत्र शासक था। ठीक है, स्वतंत्र क्या था कि इसने लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है, कुमार देवी नाम था, ठीक है, उससे शादी की थी। लिच्छवी राजकुमारी क्या नाम था, कुमार देवी, उनसे शादी की थी। तो इसलिए क्या हुआ था कि लिच्छवियों ने इसका शासन जो था ना, इसको लौटा दिया था, वापस दे दिया, इसको स्वतंत्र कर दिया था एक तरीके से, समझे ना। क्योंकि जब राजकुमारी, जो शाकों की राजकुमारी थी, उसी से विवाह कर लिया, तो इसलिए क्या हुआ था, इसको स्वतंत्र कर दिया गया था। बाद बाकी जो श्रीगुप्त घटोत्कच क्या थे, इनके अधीन में शासन करते थे। और देखिए अब हम लोग बात करते हैं, जैसे समुद्रगुप्त की बात करें, तो समुद्रगुप्त क्या था, इसको कविराज नाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक है, आप लोग इधर कहें, कविराज नाम से क्या करता था, कविता लिखा करता था, क्योंकि ये मतलब विद्वान था। ठीक है, और बीड़ा वादन भी करता था। ठीक है, बीड़ा भी बजाता था, आप लोग इधर कहें, बीड़ा वादन में भी क्या था, कुशल था, बीड़ा बजाने में भी कुशल था। इसलिए क्या होता है कि इसने सिक्कों पर एक मतलब फ़ोटो, बीड़ा बजाते हुए फ़ोटो लगवाई थी अपने सिक्कों पर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। और कविराज नाम से क्या करता था, कविताएं लिखा करता था, और बीड़ा वादन में भी कुशल था। समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। कह रहे संगमरमर, स्लेट, क्वार्जाइट, ग्रेनाइट। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखो, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चट्टान के बारे में समझ लो। ठीक है, चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, एक चट्टान 3 प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर 1 हो जाता है आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान। नंबर 2 हो जाता है आपका अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान। और नंबर 3 हो जाते हैं रूपांतरित चट्टान। ठीक है, रूपांतरित। तो देखो चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो वही आपसे पूछा गया है कि कौन सा, जैसे 3 उदाहरण दिए आपके रूपांतरित चट्टान के, अब आपसे पूछा है कौन सा ऐसा है कि जो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद, कन्नौज, कलिंजर, लाहौर। तो आप लोग ध्यान रखने, दौलताबाद इसने राजधानी बनाई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, किसका था, तुगलक वंश। अब देखो तुगलक वंश आपका 1320 से लेकर 1414 तक चला था। ठीक है, जो क्योंकि जस्ट खिलजियों के बाद, क्योंकि खिलजी वंश आप लोगों को बताया था कब से स्टार्ट होता है, 1290 से लेकर 1300, ठीक है, 20 तक चला था खिलजी वंश। वो सॉरी 1320 तक, हाँ 1320 तक चला था। और देखो 1320 के बाद क्या होता है, तुगलक वंश स्टार्ट हो गया, 1320 से लेकर 1414 तक चला था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, तुगलक वंश का जो संस्थापक वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अश्व अक्षांश से संबंधित है, तो कह रहे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गल्फ स्ट्रीम है, कह रहे कि खाड़ी में एक नदी, कह रहे महासागरीय धारा, कह रहे जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, कह रहे ध्रुवीय धारा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि महासागरीय धारा। ठीक, गल्फ स्ट्रीम की बात करता है तो क्या हो जाएगा आपका, महासागरीय धारा हो जाएगा। देखिए ये सामाजिक अध्ययन की आपकी तीसरी क्लास थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई हुई। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।